तो न चाहते हुए भी विशाल के साथ अतरंगे पलों में भी वह राहुल की चहकती आवाज़ से घिरने लगी। मन का दो दिशाओं में पूरे वेग से खींचना उसे तोड़ जाता। मन में उथल-पुथल होने लगती। वह सोचती, यह बैठे बिठाए कौन सा रोग लगा बैठी, यह किशोरियों जैसी बेचैनी, हर आहट पर चौंकना। कभी वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी मनोदशा पर खुद ही हंस पड़ती। अचानक एक दिन राहुल कॉलेज से मुंह लटकाए आया। सुषमा ने खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। वह चुपचाप ड्राइंग रूम में ही गुमसुम बैठा रहा। सुषमा ने बार बार पूछा तो उसने बताया, आज कॉलेज में मेरा मोबाइल खो गया। यहाँ आते समय विजय भैया ने इतना महंगा मोबाइल लेकर दिया था। भैया अब बहुत गुस्सा होंगे। सुषमा चुपचाप सुनती रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी जमा पूंजी से 15,000 निकाल कर राहुल के हाथ में जबरदस्ती रख दिए। राहुल मना करने लगा, लेकिन सुषमा के जोर देने पर रुपये रख लिए। कुछ महीने और बीत गए। विशाल की फुर्सत मिलने ही राहुल के हाल चाल पूछता रहा। वैसे उसके पास समय ही नहीं रहता था। सुषमा पर घर गृहस्थी पूरी तरह से सौंप कर अपने काम में लगा रहता था। सुषमा मन ही मन पूरी तरह राहुल की दोस्ती के रंग में डूब चुकी थी। पहले उसे विशाल में एक दोस्त नजर आता था, अब उसे विशाल में एक दोस्त की झलक भी दिखाई नहीं देती। यह क्या उसी की गलती थी? विशाल को अब उसके कोमल भावनाएं छू कर भी नहीं जाती थी। राहुल में उसे एक दोस्त नजर आता था। वह उसकी बातों में रुचि लेता था, उसके शौक ध्यान में रखता था, उसकी मन नापसंद पर चर्चा करता। उसे बस एक दोस्त की ही तो तलाश थी। वह उसे राहुल के रूप में मिल गया है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन विशाल टूर पर था। यश और समृद्धि किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। अंधेरा हो चला था। राहुल भी अभी तक घर नहीं आया। सुषमा लॉन में टहल रही थी। राहुल आया, नीचे सिर किए हुए, मुंह लटकाए, ऊपर अपने कमरे में चला गया। सुषमा को देखकर भी नहीं रुका तो सुषमा उसकी फिक्र हुई। वह उसके पीछे पीछे ऊपर गई। जब से राहुल आया था वह कभी भी उस कमरे में नहीं जाती थी। मेड ही सुबह साफ सफाई कर आती थी। उसने जाकर देखा, राहुल आंखों पर हाथ रख कर लेटा हुआ है। सुषमा ने पूछा, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है? राहुल उठकर बैठ गया, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं ठीक हूँ। तो रोनी सूरत क्यों बनाई है? भैया ने बाइक के लिए पैसे भेजे थे। मेरे दोस्त उमेश की बहन की शादी है, उसे ज़रूरत पड़ी तो मैंने सारे रुपये उसे दे दिए। अब भैया बाइक के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही हमेशा उमेश, याद है ना आपको? यहाँ एक बार आया था और मैंने आपसे उससे मिलवाया भी था। हाँ हाँ, याद आया। सुषमा को वो लड़का याद आ गया जो उसे पहली नज़र में ही जचा नहीं था। बोली, अब क्या करोगे तुम? क्या कर सकता हूँ? भैया को तो यही लगेगा कि मैं यहाँ आवारागर्दी कर रहा हूँ। वे तो यही कहेंगे कि सब छोड़कर वापस आ जाओ, यही पढ़ो। राहुल के जाने का ख्याल ही सुषमा को सिहर गया। वह सोची, अब क्या, फिर वही अकेलापन होगा, वही बोरियत। अतः बोली, मैं तुम्हें रुपये दे दूँगी। अरे नहीं नहीं, यह कोई छोटी रकम नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चों की कोचिंग की फीस रखी है, मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन मैं ये रुपये आपको जल्द ही लौटा दूँगा। राहुल ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मुझसे कल ले लेना। अब नीचे आकर खाना खा लो। सुषमा नीचे आ गई, अपनी अलमारी खोली, सामने ही रुपये रखे थे। सोचा अभी राहुल को दे देती हूँ, उसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। बेचारा कितना दुखी हो रहा था। अभी जाकर पकड़ा दूंगी तो खुश हो जाएगा। वह रुपये लेकर वापस ऊपर गई। राहुल के कमरे के दरवाजे के बाहर ही उसके कदम ठिठक गए। आखिर क्या बात कर रहा था राहुल? वह फ़ोन पर किसी से धीरे धीरे बातें कर रहा था। न चाहते हुए भी सुषमा ने कान उसकी आवाज़ की तरफ लगा दिए। वह कह रहा था, यार उमेश, मोबाइल और बाइक का तो इंतज़ाम हो गया। सोच रहा हूँ अब क्या मांगूंगा। अमीर औरत से दोस्ती करने का यही तो फ़ायदा है ना। उन्हें अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई तो चाहिए और मेरे जैसे लड़कों को अपना शौक़ पूरा करने के लिए
कोई तो चाहिए। मुझे तो यह भी लगता है कि थोड़ा सब्र से काम लूँगा तो वह मेरे साथ सो भी जाएगी। यह सुनते ही सुषमा के कदम एकदम रुक गए। बेवकूफ़ तो है ही, सब कुछ होते हुए भी भटकती घूमती है। मुझे क्या, मेरा तो फ़ायदा ही है उसकी बेवकूफ़ी में। सुषमा भारी कदमों से नीचे आकर कटे पेड़ की सी बेड पर लेट गई। लगा कभी कभी इंसान को परखने में मात खा जाती है नज़रें, ऐसे जैसे कोई परखी जौहरी कांच को हीरा समझ बैठा। तीखी कचोट के साथ उसे स्वर में शर्म आई। इतने दिनों से वह राहुल जैसे चालाक इंसान के लिए बेचैन रहती थी। सही कह रहा था राहुल, वह बेवकूफ़ कर रही थी। अकेलेपन के ऐसे एहसास ने उस कदम पर जिस राह पर चढ़ रहे थे, अगर कभी विशाल और बच्चों को उसके मन की थाह मिल जाती तो क्या इज्जत रह जाती उसकी उनकी नज़रों में। तभी विशाल की आवाज़ कानों में गूंजी, अकेलेपन से हमेशा दुखी रहने और नियति को कोसने से तो अच्छा है कि हम चीज़ों को उसी रूप में स्वीकार कर ले जैसे हैं वे हैं। तुम ऐसा करोगी तभी खुलकर सांसें ले पाओगी। इस बात का ध्यान आते ही सुषमा को कुछ शांति सी मिली। उसने कुदरत को धन्यवाद दिया। उम्र के इस मोड़ पर अभी इतना देर नहीं हुई थी कि वह स्थिति को संभाल ना सके। वह कल ही राहुल को यहाँ से जाने के लिए कह देगी और यह भी बता देगी कि वह इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अपने पति की कमाई दूसरे की भावनाओं से खेलने वाले लड़के पर लुटा दे। वह अपने जीवन की पुस्तक के इस दुखांत अध्याय को सदा के लिए बंद कर रही है, ताकि वह अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। कुछ सार्थक करते हुए जीवन को शुभारंभ करने का प्रयत्न तो वह कर ही सकती है। अब वह नहीं भटकेगी। क्रोध, घृणा, अपमान और पछतावे के मिले जुले आंसू की उसकी आंखों से बहने निकल। लेकिन अब सुषमा के मन में कोई दुविधा नहीं थी। अब वह जिएगी अपने स्वयं के सजाए संवरे लम्हे, अपनी खुद की नई पहचान के साथ। अचानक मन की सारी गांठें खुल गई थी। यही विकल्प था दीवाने मन का। उसने फ़ोन उठा लिया, राहुल के भाई को फ़ोन कर दिया पैसे की सूचना देने के लिए और उन्हें वापस मांगने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन कीजिए। अब बताइए राहुल कैसा लड़का था। धन्यवाद।